हाउ आर यू गाइस, दिस इज़ VPCG एंड जैसा कि अब तक मैंने आप लोगों के लिए कैंसर के बारे में एक्सप्लेन किया था और थायराइड के बारे में एक्सप्लेन किया था, ब्लड प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन किया था और फैट लॉस मॉडलिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने आज तक कवर कर चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ड्रग्स और अल्कोहल हमारे ब्रेन को अफेक्ट कैसे करते हैं और हमारे कंट्री में कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और वो उनके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। और अगर आप अल्कोहल ले भी तो उसका लिमिटेशन क्या है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ड्रग रिहैब न्यूट्रिशन के बारे में भी आपको बताऊंगा और क्यों हमारे स्ट्रेस और रिलेशनशिप्स के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में, उसके लिए ड्रग्स हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं है। उसके उसको रिप्लेस करके हम क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमें प्लेजर मिले, हमें लाइफ में सक्सेस मिले। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारा कंट्री का पॉपुलेशन जो कि है वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों तक है। 138 करोड़ 4,385 पीपल तक है और एक बहुत ही इनक्रेडिबल पेस में हमारा कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है। हमारे कंट्री में कल्चर का, सोशल वैल्यू का और डेमोग्राफिक्स मतलब स्टैटिस्टिक डेटा जो कि पॉपुलेशन और उसमें जितना ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग जो हम मुझे मालूम पड़ा है, हमारा पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रहा है और चेंज होता जा रहा है। और इसके साथ ही जो स्ट्रेस है, जो लोगों पे जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि जो हमारे कंट्री में लोग हैं वो एक इंक्रीजिंग अमाउंट में जो इलीगल ड्रग्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ओवर 3 मिलियन पीपल मतलब 2,81,95,000 लोगों तक हमारे कंट्री में ड्रग एडिक्ट्स है। लेकिन दोस्तों, हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा था कि हमारे कंट्री में जितने ड्रग एडिक्ट्स है उसको एस्टिमेट करना या जितना ड्रग यूज़ हो रहा है उसको एस्टिमेट करना ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक बहुत पुअर ब्यूरेटिक प्रोसेस चल रहा है और सेंसस रिपोर्टिंग है। ब्यूरेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मल्टी लेयर्ड है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते रहते हैं और जिसके वजह से उनको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही स्लो होता जाता है। और सेंसस रिपोर्टिंग इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन और सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिले हो रहा है। मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में हो रहा है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बहुत ही धीरे से इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, कैनबिस, हेरोइन और उसके साथ ही ओपीएम और हैशिश, ये जो ड्रग्स है ये इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और थोड़ा सा एविडेंस ये भी सजेस्ट करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होते जा रहा है। और मीथे मेथ ड्रग को भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म, तो मेथ का फुल फॉर्म है मेथामेप्टामाइन। ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में, लॉ एनफोर्समेंट में। और ये बहुत ही ज़्यादा अनरिलेटेड है क्योंकि बहुत ही कम फाइनेंसेस के वजह से इसका केयर टेक नहीं किया जा रहा। और इसके साथ ही साथ HIV भी एक बहुत बड़ा इश्यू पाया गया है जो ड्रग एडिक्ट्स है उन लोगों में। ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन लोगों तक इन्फेक्टेड है। 2.4 मिलियन का मतलब ये है कि 18,25,09,200 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो सेल्स को अटैक करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के पास जो कैपेसिटी है इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए वो उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके लिए कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये ट्रीटेबल है मेडिसिन के साथ। और जो लोग
वो जब ये ड्रग जो लोग ये ड्रग यूज़ करते हैं वो लोगों में घूमते हैं। तो ऑलमोस्ट 10% लोग अफेक्टेड है, और उस 10% ग्रुप में से HIV पॉजिटिव ड्रग यूज़र्स को लोग वायलेंटली अटैक करते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है फैमिलीज से, कम्युनिटीज़ से। थोड़े लोग उनके स्टेटस हाइड करते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कोई मेडिकल केयर उनको डिने कर ले। मतलब अगर वो किसी को बोल दे कि यहाँ मैं ड्रग यूज़र हूँ, तो कोई मेडिकल केयर वाला, मतलब उनके इलाज करने वाला उनके पास नहीं आएगा, या उनके जॉब्स चले जाएंगे अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद। इस वजह से वो उनके स्टेटस जो कि हम HIV और ड्रग यूज़ करते हैं ये हाइड करते हैं। उनको ये ड्रग्स HIV होने से उनको बहुत ज़्यादा वर्थलेस भी फील होने लगता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में इतने लोग तो दोस्तों, अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 38% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हमारे वर्ल्ड में है वो अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है। और उसके साथ ही एक इंडिविजुअल ऑलमोस्ट 6.2 लीटर अल्कोहल पर ईयर पीता है। 30% हमारे इंडिया के पॉपुलेशन रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करती है, और एवरेज इंडियन कंज्यूम अल्कोहल पर ईयर 4.3 लीटर्स है। एवरेज रूरल इंडियन कंज्यूम अल्कोहल पर ईयर 11.4 लीटर्स है। और दोस्तों, अल्कोहल रिलेटेड डेथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3.3 मिलियन डेथ्स हो चुके हैं अल्कोहल के पीने के वजह से। मोस्ट हमारे डॉक्टर्स जो और हेल्थ एजेंसीज बहुत ज़्यादा है, वो लोगों ने ये वार्न किया था कि इंडिया डिज़ास्टर्स हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से। और अल्कोहलिज्म एक लीडिंग कॉजेस है लिवर डैमेज होने में, लिवर फेलियर होने में। ऑलमोस्ट 5 में से 4 बंदे का लाइफ चला जा रहा है जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो हमारे इंडिया में है वो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से मर रहे हैं। और दोस्तों, ये भी है कि हेल्थ कंसर्न अल्कोहलिज्म मतलब पॉवर्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है ज़्यादा अल्कोहल पीना। क्योंकि ये 10 गुना रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे कंट्री में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है। और रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फैमिलीज इनकम। मतलब फैमिली में जितना इनकम आ रहा है, अगर हम पूरा अल्कोहल में ही डाल देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना अल्कोहल में हम ज़्यादा इनकम डालेंगे हमारे फैमिली का इनकम उतना कम होगा। क्योंकि हम अल्कोहल के लिए पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं और हमारे फैमिली के नीड्स के लिए कम पे कर रहे हैं, क्योंकि पूरे मनी हमने अल्कोहल खरीदने में ही लगा दिया है ना। और ये भी है दोस्तों, अल्कोहल जो कि लोकल ब्रीव्स में कंज्यूम कर रहे हैं, मेजर डेथ्स उन लोगों के एरिया में हो रहे हैं, उस इकोनॉमिक एरिया में हो रहे हैं। 2009 में गुजरात में अबाउट 136 लाइफ चले गए थे सिर्फ एक सिंगल इंसिडेंट के वजह से। और जैन 2015 में महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 94 लोगों के जाने चले गए थे अल्कोहल टॉक्सिक लिक्विड कंज्यूम करने की वजह से। दोस्तों, ऑलमोस्ट अल्कोहल सारे जगह में फ्री में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी यूनियन टेरिटरीज जो कि हमारे कंट्री में अल्कोहल को थोड़े एरियाज़ में बैन करके रखे हैं। जैसे कि हमारा गुजरात है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया है जिसमें अल्कोहल पॉलिसी ऑलमोस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और अल्कोहल सेल को ये बैन करता है। सिर्फ इंजीनियर्स को अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए परमिट करते हैं, वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए। और सेल्स और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल प्रोहिबिट किया गया है नागालैंड में 1989 से। और 2014 में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, डिस्कशंस किया था ये बैन को हटाने के लिए। और मणिपुर गवर्नमेंट ने भी बैन किया था अल्कोहल सेल को 1991 में। अल्कोहल सेल को 1991 में बैन किया था। और 5 हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि है स्टेट में एग्जाम किए थे प्रोहिबिशन के लिए, उसमें इंडियन रुपीज़ में 50 करोड़ गवर्नमेंट को दिया गया था ताकि बैन को हटाया जाए। और अल्कोहल कंजम्पशन लक्षद्वीप और बंगारम में भी बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिज़ोरम और तमिलनाडु में इम्पोज किया गया था अल्कोहल बैन्स को, लेकिन इस प्रोहिबिशन को विड्रॉ करने के लिए
कहा गया था। और केरला में ये अनाउंस किया गया था कि वो अल्कोहल प्रोहिबिशन को अगस्त 2014 में प्रोहिबिट कर सकते हैं। मार्च 2014 से अल्कोहल लाइसेंसेस बार्स में जो कि है रिन्यू नहीं किया गया था, लेकिन ये बहुत वाइडली सोल्ड किया जा रहा है आजकल। केरला नंबर 1 है हाईएस्ट अल्कोहल कंज्यूमिंग स्टेट्स में से, और 22% ऑफ केरला गवर्नमेंट रेन्यू जो कि है वो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग और सेल से आ रहा है। और दोस्तों मोस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ये ऑब्जर्व किया था कि ड्राई डेज में जब अल्कोहल का सेल बैंड है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे हम खाते हैं वहाँ पे मोस्टली बैन रहता है, लेकिन वो प्राइवेसी मेंटेन करके उनके घरों में पी सकते हैं। ये फेस्टिवल डेज पे भी बैन रहता है, इसको छोड़ के ड्राई डेज पे भी अल्कोहल एक्चुअली बैन रहता है। नंबर ऑफ़ स्टेट्स में ये देखा गया था कि ड्राई डेज जैसा कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ एक्सेट्रा में बैन रहता है, और जो डेज में फॉलोइंग नेशन इलेक्शन अनाउंस करता रहता है उस टाइम पे भी अल्कोहल बैन रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ड्रग्स हमारे बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं। जब हम किसी ड्रग को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारे ड्रग को जब हम खाते हैं या इनहेल करते हैं उससे जल्दी वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है जब हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में वो ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद ऐसा होता है कि वो हमारे ब्रेन के पास चला जाता है। ब्रेन के पास जाने के बाद उसके साथ एक बैरियर रहता है जिसको हम ब्लड और ब्रेन और उसके बीच में एक बैरियर है, इसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, जो कि ऐसा करता है कि ये जो ब्लड है जिसमें से हमारे ड्रग्स आ रहे हैं इसको प्रिवेंट करता है हमारे ब्रेन के अंदर जाने से, नर्वस सिस्टम के टच करने से। तो ये पोटेंशियल डेंजरस सब्सटेंसेस जो कि ये ड्रग्स है इसको बाहर रखता है। ऐसा रखने के बाद सारे ड्रग्स में लेकिन ये थोड़े मॉलिक्यूल्स को पास करने देता है, लेकिन और थोड़े दूसरे मॉलिक्यूल्स को सिंपली ये बाउंस ऑफ कर देता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर। समझ रहे हैं ना आप? तो दोस्तों मैं ये कहने का बोल रहा हूँ कि हमारे ड्रग्स के पास एक स्पेशली ऐसा लॉक या ऐसा कुछ रहना चाहिए जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को अनलॉक करके वो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए जाता है। तो दोस्तों हमारे ब्रेन में एक पार्ट रहता है, स्पेशल पार्ट, जिसको हम कैपिलरीज कह के बोलते हैं। तो ये कैपिलरीज एक फाइन ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेजल्स है जो कि एक नेटवर्क लिंक फॉर्म करता है हमारे आर्टरीज और वेन्यूल्स के लिए। तो जब वो कैपिलरीज में जाता है ब्रेन में फॉर्म ऑफ मेजर कंपोनेंट रहता है ब्लड ब्रेन बैरियर में, जो कि जिसको हम कैलरीज कहते हैं, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। ये कैपिलरीज लूजली अटैच्ड होते हैं ईच अदर से, एक दूसरे से। तो फेनेस्ट्रेशन करके एक ओपनिंग रहता है हमारे कैपिलरीज को, जिसको हम कहते हैं विंडोज़। ये नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है जो कि हमारे ब्लड में रहता है। ये नॉर्मल कैपिलरी है, इस वजह से ये ऐसा करता है कि ये सेल मेम्ब्रेन हमारे बॉडी में वाटर को अलाउ करता है, आयॉन्स को अलाउ करता है और छोटे छोटे सोल्यूट्स को, ताकि वो मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर जा सके आ सके। लेकिन हमारे ब्रेन में ये ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहता है, फेनिस्ट्रे प्रेजेंट होते ही नहीं है इसमें। और इसमें ऐसा होता है कि किसी दूसरे सब्सटेंस को ये पास करने के लिए अलाउ नहीं करता है हमारे ब्रेन, क्योंकि इसमें ये फेनिस्ट्रे प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हमारे ब्रेन के जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है, जो भी है, ऐसे सब्सटेंसेस को वो अलाउ करता ही नहीं है और इसमें फेनिस्ट्रे प्रेजेंट नहीं है। और ये इंश्योर करने की ये एक दूसरे से अच्छे तरह ग्लूड है, मतलब अच्छे स्टिक्ड है, ऐसा टाइट जंक्शंस करके इसमें एक लेयर होता है। ये लार्ज सोल्यूट्स को एक दूसरे से बांध के रखता है, बहुत अच्छे से ये बांध के रखता है। और एस्ट्रोसाइट नाम का एक लेयर रहता है, ये ऐसा करता है कि कैपिलरीज के अराउंड ये रहता है, और ये कैपिलरीज के अराउंड रह के एस्ट्रोसाइट, आप देख रहे हैं ना एस्ट्रोसाइट,
रैप करता है, इसको प्रोटेक्शन जैसा काम करता है। जैसा कि एक वायर का इंसुलेशन हो गया, ऐसा ही प्रोटेक्शन जैसा काम करता है। अनलेस एक मॉलिक्यूल इतना लियोफिलिक हो या इतना छोटा हो, मतलब लियोफिलिक मतलब किसी लिपिड के साथ अच्छा अटैच हुआ आया है, वो बहुत ही उसको एक हार्ड टाइम रहेगा हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके नेट पासिव डिवीजन में, मतलब एक रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आके हमारे ब्रेन में जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें जाना, उसको क्रॉस करना वो ड्रग के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर गलती से कोई मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के अंदर आ भी गया तो हमारे ब्रेन में इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स करके रहते हैं। वो ऐसा करता है कि उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उस मॉलिक्यूल को हमारे ब्रेन के बाहर। देखिए यहाँ पे ब्रेन के अंदर आ गए और हमारे इफ्लक्स प्रोटीन्स ने उसको ब्रेन में से बाहर निकाल के फेंक दिया है ऐसा। तो ऐसे इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स ऐसा करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेन में से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि फिर भी थोड़े मॉलिक्यूल्स जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम है वो अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे जब आयरन मैन के अंदर सिविल वॉर में एंड मैन बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, इस वजह से आयरन मैन सूट के अंदर चले जाते हैं। सिमिलरली वैसे ही कोई ड्रग का मॉलिक्यूल इतना छोटा है तब वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसके अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्लड ब्रेन उसके अंदर जाने के लिए साइज़ और पोलैरिटी जो कि है वो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स है। उसका साइज़ जो कि है वो 7 नैनोमीटर से कम होना चाहिए उसको पास करने के लिए, और वो पोलैरिटी जो कि है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये मैथ्यू वोंग और न्यूरो साइंटिस्ट पीएचडी जिसमें उन्होंने किया था, वो बंदा ये बताया था कि जितना ज़्यादा लिपिड हो वो उतने आसानी से पास कर सकता है, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो कि है वो बहुत ही कम होना चाहिए, और उसका पीएच मतलब एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि है वो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसमें वो कलरलेस फ्लूइड है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है एपिडर्मल सेल्स को। 125 ml सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और 4500 ml एवरीडे प्रोड्यूस होता है, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है जब कोई हार्ड चीज़ें उसको हिट करे, हमारे ब्रेन को सडनली इम्पैक्ट करे, हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को किसी इंजरी हो तो उसमें से हमारे ब्रेन को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचाता है। जब ये CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे ब्रेन में से और CNF में से, तो ऐसा होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे तरह से काम करने लगता है। और दोस्तों, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पीएच जो कि है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 7.31 से 7.34 है। इस वजह से ड्रग्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में से इजीली ब्रेन तक पहुंचने के चांसेस उसके अच्छे हैं। तो हमें ऐसा ड्रग्स चाहिए जिसका सूटेबिलिटी ईफ्लक्स पंप को ईफ्लक्स पंप को अच्छा क्रॉस करने के लिए हो, क्योंकि वो ब्लड को CSF से बाहर निकाल फेंकता है, जो कि हमारा इफ्लक्स पंप है ड्रग्स को बाहर फेंक सकता है। उसको क्रॉस करने के लिए वो अच्छा सूटेबल होना चाहिए, और ताकि वो CSF जो कि हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें वो अच्छे तरह से रह सके, उसका कंडीशंस ऐसे होने चाहिए। बहुत ही कम कंडीशंस में हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर से पास होने के लिए अलाउ करता है, और जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है उतने कम चांसेस है ड्रग को पास होने में, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जो कि बाइंडिंग है यहाँ पे वो ये करता है कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को, लीनियर रिलैक्सेशन एक्सक्रीशन को कम करता है। और एक और कंडीशन ये है कि मेनिंजाइटिस एक और कंडीशन है। मेनिंजल इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि मेनिंजाइटिस के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में जब हमें स्वेलिंग होता है
प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो कि हमारे ब्रेन को कवर कर रहा है, इसको कुछ बैक्टीरियल या वायरल ऐसा कुछ इन्फेक्शन आ जाए और फ्लूइड जो कि ब्रेन को सराउंड कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रहा है, वो स्वेल होने लगे कुछ इंजरीज होने पे, सर्टेन ड्रग्स लेने से या किसी इन्फेक्शन के कारण हमारे ब्रेन में देखिए नॉर्मल ब्रेन है जिसको मेनिंजाइटिस नहीं है और ये मेनिंजाइटिस हुआ ब्रेन है, उस कंडीशंस में हमें मेनिंजाइटिस होता है और उस वक्त भी हमारे ड्रग्स जो कि है हमारे ब्रेन में बहुत इजीली पास कर पाते हैं। ये ड्रग्स जो कि है नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को ये अटैक करने लगते हैं, हमारे ब्रेन के नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग को, न्यूरॉन्स को ये अटैक करते हैं, उसके बाद सिनेप्सेस को ये अटैक करते हैं। न्यूरॉन्स एक ऐसा ब्रेन सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, सिनेप्सेस है और ये डेंड्राइट्स के अलॉन्ग प्लेस किया जाता है ताकि एक्सॉन टू एक्सॉन एक अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सचेंज हो सके बिटवीन न्यूरॉन्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्सचेंज होते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दूसरे डेंड्राइट्स से हमारे एक्सॉन टर्मिनल से एक्सचेंज होना और एक सिनेप्टिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का पास होना, इलेक्ट्रोकेमिकल सिनेप्स होना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मूड में। ये रिसीविंग न्यूरॉन के लिमिटिंग एक्टिविटी को एक्साइट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है, एक नया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल स्प्रेड होता जाता है पूरे नेटवर्क में, पूरे न्यूरॉन में। एक ड्रग का अफेक्टिवनेस ऐसा स्टैंड करता है कि वो हमारे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को मैनिपुलेट करे और डिफरेंट फेसेस जो कि है उसमें वो जितने न्यूरोट्रांसमीटर स्प्रेड हो रहे उसको वो कम कर सकता है या उसको वो ज़्यादा कर सकता है, ये एक ड्रग का एबिलिटी है। तो दोस्तों ऐसा एक ड्रग का एग्जांपल ये है हमारा SSRI है। ये ऐसा करता है कि हमारे सेरोटोनिन रीअब्जॉर्प्शन को ये स्टॉप कर देता है और न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे मूड को मॉड्यूलेट करता है जो कि सेरोटोनिन है उसको ये स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने के बाद ये इसको ऐसा यूज़ करता है, इसको हम इसका फुल फॉर्म सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इसको एंटी डिप्रेशन के तरह यूज़ किया जा सकता है, इसको हम एक एंटी डिप्रेशन की तरह यूज़ किया जा सकता है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में भी ये ट्रीट कर सकता है। ये ऐसा करता है कि ज़्यादा सेरोटोनिन को हमारे सिस्टम में ये पुश करता है, जिसके वजह से इसका बेनिफिट ये है कि एंटी डिप्रेशन जैसा काम करके ये हमारे ब्रेन में जो सर्क्यूट्स है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उसमें ये पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स जो कि कनेक्टेड है सिनेप्स से, इसको ज़्यादा कैरी आउट करने में ये हेल्प करता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है एंडोजीनस है, केमिकल जो कि एक्ट करते हैं सिग्नल करने में, एक मॉलिक्यूल को इनेबल करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन में, मैसेंजर्स को सेंड करने में, केमिकल सिनेप्स से एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाना, एक इलेक्ट्रिकल सिंपल्स जाना, इसमें ये ड्रग हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास होने के लिए। तो ये केमिकल जो कि ट्रांसमिट होते हैं ये सेरोटोनिन को, डोपामिन को, न्यूरोनेफ्रिन को और अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स को ये अफेक्ट करते हैं इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स। मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट्स को रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है क्योंकि रीअपटेक मतलब एक प्रोसेस है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स नेचुरली रीअब्जॉर्ब होते हैं नर्व सेल्स में, फिर से ब्रेन में जब वो रिलीज हो जाते हैं मैसेंजर्स करके नर्व सेल्स में। तो दोस्तों ये जो कि है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि नॉर्मली रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन में, लेकिन ये फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे नर्व सेल में। जब ये रिलीज़ होते हैं हमारा नर्व सेल्स को मैसेज सेंड किया जाता है कि फिर से इन्हें ना भेजो। रीअपटेक इनहिबिटर्स ऐसा करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं इसको होने से, मतलब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को नेचुरली रीअब्जॉर्ब होने में से SSRI ये प्रिवेंट करता है। रीअब्जॉर्ब होने के वजह ऐसा ही जो गैप है जिसको हम सिनेप्स करके कहते हैं उसमें वो रह जाता है, ये सिनेप्स में वो रह जाता है। ये ऐसा रह जाने के बाद हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को हायर,
तो ऐसा ये जब ये रीअपटेक इनहिबिटर्स ऐसे जाने से रोक के रखते हैं हमारे रीअपटेक इनहिबिटर्स को एक सिनेप्स में, ताकि उसमें से कम्युनिकेशन अच्छे तरह से हो सके वो नर्व सेल्स में, और वो सर्किट जो कि वो स्ट्रेंथन हो सके। ऐसा करता है कि हमारे ओवरऑल मूड को ये रेगुलेट करता है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि है वो रीअपटेक मतलब रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे, वो वहाँ पे ही रह रहे हैं। वो डोपामिन है, वो जो सेरोटोनिन है और वो न्यूरोनेफ्राइन जो कि है वो वहाँ पे रह रहे हैं। वो वहाँ पे रहने के वजह से हमारा मूड जो कि वो स्टेबल है, मतलब वो अंदर नहीं जा रहे, ऐसे रिलीज जो कि वो ऐसे रह गए, रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहे, जो कि नेचुरल रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसके वजह से वो उस गैप में रह रहे हैं, सिनेप्स होते रह रहे हैं, वो सिनेप्स में वो न्यूरोनेफ्राइन, एंडोर्फिन्स और डोपामिन रह रहे हैं। इसके वजह से हमारा मूड जो कि वो ज़्यादा रेगुलेट हो रहा है। एक एसएसआरआई का इसका एग्जाम्पल है रीअपटेक इनहिबिटर्स का एसएसआरआई है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, और एसएनआरआई है, सेरोटोनिन न्यूरोनेफ्राइन इनहिबिटर रीअपटेक है। लेकिन दोस्तों आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि आप ये ड्रग ले रहे हैं। आपको एक ड्राई माउथ होगा जब आप एक एंटी डिप्रेशन लेते हैं, इसके बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से, या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, और इसके साथ आपको ब्लड विजन हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और अगर हम पेन किलर्स के बारे में बात करें, मॉर्फिन जो कि हमारे लेवल को रेस करता है, सेरोटोनिन लेवल्स को, मॉर्फिन न्यूरोएड्रेनलिन लेवल्स को ऐसा करता है कि हमें प्लेजर ये बढ़ाता है, और अलर्टनेस इंक्रीज करता है, और हमें एनर्जी बढ़ाता है। तो दोस्तों जब मॉर्फिन आपको प्लेजर में और अलर्टनेस में और एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है, सब में मॉर्फिन रहता है, मतलब मॉर्फिन सब में नहीं रहता है, सब में नेचुरली एंडोजीनस ओपियोइड्स करके रहते हैं। वो ऐसा करते हैं कि वो एक स्पेशल रिसेप्टर्स के बॉन्ड करके रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में सेवरल अफेक्ट्स हमारे बॉडी पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों वो रिसेप्टर्स जो कि है ओपियोइड्स का, एंडोजीनस ओपियोइड्स का, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये रेगुलेट करते हैं पेन को, इमोशन को और रिवॉर्ड सिस्टम को, और हमारे स्ट्रेस रेस्पॉन्स को, मोटिवेशन को, ड्रग एडिक्शन को, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम और ऐसे डोपामिन पाथवे को, बहुत सारी चीज़ों को। तो जब इन एंडोजेनस ओपियोइड्स का डिस्कवरी किया गया था, रिसर्चर्स ने ये इस्टेब्लिश किया था कि ये ड्रग एडिक्शन में एक मेजर कॉज प्ले करता है। ये कैरेक्टराइज किया गया अडेप्टिव ऑल्ट्रेशन, मतलब एक प्रोसेस है चेंज होने का, ऑल्टर होने का हमारे ब्रेन में, जो कि ये डिस्क्राइब करता है हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के सब कॉर्टिकल रीजन्स को मेडिटेट होने में, मतलब एक एस्पेक्ट जो कि है इंसेंटिव लर्निंग के, ये सारे चीज़ों के बारे में, और हमें मोटिवेटेड होने के बारे में चीज़ों के लिए, और हमें टायर्ड होने के बारे में। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज़ जो कि है इन ड्रग्स का, हमारे गुड डिसीजन मेकिंग को, गुड फीलिंग को भी ये स्पॉइल कर देता है। लॉन्ग टर्म यूज़ जब हम करते हैं कोकेन का, अल्कोहल का, तो ये एक्सटर्नल ड्रग्स हमारे बॉडी में नेचुरल एंडोजीनस एंडोर्फिन्स को डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें ड्रग्स में से वो एंडोर्फिन्स मिल रहे हैं, तो हमारे बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। जब वो ऐसा बंद कर देगा तो ऐसा होगा कि हम उस ड्रग्स के लिए क्रेव करने लगेंगे, मतलब उधर से ही तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है ना, जो फीलिंग आ रहा है, तो हम ड्रग्स के लिए थोड़ा ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे। स्टेट को हम डिपेंडेंस भी कह सकते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का स्टेट है जहाँ पे वो नॉर्मली बिना ड्रग के प्रेजेंस के वो फंक्शन नहीं कर पाता है, हम और ड्रग्स के लिए क्रेव करने लगते हैं। तो इस ऐसे ड्रग्स जो कि है वो बहुत ज़्यादा इलीगल है। और जो हमारा ड्रग है मॉर्फिन जैसे ड्रग्स, ये हमें टायर्डनेस महसूस करवा सकते हैं,
और हमारे ब्रीथिंग में स्लो करवा सकते हैं, एनाल्जेसिस कर सकते हैं, पेन को रिलीव कर सकते हैं। मॉर्फिन जो कि हमारे बॉडी में जब वो जाता है तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटरफियर करता है। स्पाइनल कॉर्ड में वो इंटरफियर करके जो मैसेजेस हमारे बॉडी को नर्वस सिस्टम से आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, उनको आने नहीं देता है उतने अच्छे तरह से। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपका लंग्स का फेलियर हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है अच्छे तरह से, और ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंस में चले जाते हैं। डिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो पेन किलर्स मॉर्फिन जैसे लेने से ये खतरा आपको हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम इलीगल ड्रग्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें से क्रिस्टल मेथ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्रिस्टल मेथ एक छोटा सा क्रिस्टल है मेटा में मेटामेप्टामीन का। तो एक ऐसा फॉर्म का ड्रग है जो कि हमारे डोपामिन लेवल्स को इंक्रीज करता है। वाइट क्रिस्टलाइन है ये, और ये इन्हेलेशन से, नोज से, स्मोकिंग से, इंजेक्शन से, ओरली भी लिया जा सकता है। एक ऐसा डिज़ायर डेवलप करता है हमारे बॉडी में जिस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, और ये हमारा एक फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस हमारे बॉडी में क्रिएट करता है और वेलबीइंग को क्रिएट करता है। और हमारा मूड कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवनेस महसूस होने लगता है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में, और आप में एक डिक्रीज्ड एपिटाइट भी रहता है। और मतलब आपको कम खाने का इच्छा ही नहीं होगा, आप कम खाएंगे। और ये अफेक्ट जो कि है 6 से 8 घंटे तक रह सकता है, 4 घंटे भी रह सकता है। यूज़र को बिगिनिंग में इसमें से प्लेजर मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे से यूज़र के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है एपिटाइट का लॉस होना, और वेट लॉस होना, मूड स्विंग्स होना। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है स्ट्रोक है, स्ट्रोक हो सकता है आपको, और आपको इसके वजह से कोमा भी हो सकता है। और एक साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और एक ड्रग, ये इलीगल ड्रग है, वो कोकेन है। कोकेन ऐसा करता है कि सेरोटोनिन जो कि हमारे बॉडी में पुश होता है, उसके रिएप्टेक को ये रोक देता है, जिसके वजह से ये हमारे बॉडी में सेंसिटिव टच, इंटेंस इमोशंस बढ़ा देता है। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच आता है हमें, मतलब टच करने में हमें एक्सट्रीमली सेंसिटिव महसूस होता है, और इंटेंस इमोशंस हम महसूस करते हैं। इसके साथ ही साथ ये लंग डैमेज भी कर सकता है, मूड प्रॉब्लम्स भी ला सकता है हमारे बॉडी में, लंग डैमेज कर सकता है। और हालूसिनोजेनिक ड्रग्स भी ऐसे ही एक पजलिंग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसा कि एलएसडी है, लाइसोजेरिक एसिड डिएथैलेमाइड। इसको एक हालूसिनोजेनिक ड्रग है जो कि हमारे थॉट्स को ऑल्टर करता है, फीलिंग्स को ऑल्टर करता है, और ब्लड प्रेशर को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एन और एक ड्रग ऐसा है कि DMT, NN डाइमिथाइल ट्राइपैटामीन। ये हमारे बॉडी में सारे सेरोटोनिन रिसेप्टर जो कि हमारे मूड को, इम्पल्सिविटी को रेगुलेट करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है। और ये हमारे न्यूरल सर्क्यूट्स को भी इम्पैक्ट करता है, जो कि इन्वॉल्व है पढ़ने में और लर्निंग में और बिहेवियर रेगुलेशन में। तो DMT ऐसा करता है कि हमारे बॉडी में पढ़ने के रेगुलेशंस जो कि है, मतलब लर्निंग बिहेवियर रेगुलेशन जो कि है, उसको कम कर देता है, और हमारे ब्रेन के केमिस्ट्री को ये ऑल्टर कर देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा विजुअल और ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस क्रिएट करता है, और ऑल्टर्ड सेंस ऑफ बॉडी इन स्पेस एंड टाइम क्रिएट करता है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। हम दूसरे दुनिया में विजिट करने लगते हैं, ऐसे हमारे इमेजिनेशन ऊहा करण के शक्ति में होता है। और अब बात है दोस्तों हमारे अल्कोहल, जो कि इथेनॉल है, एक केमिकल कंपाउंड है। सिंपल अल्कोहल फार्मूला इसका है C2H5OH। ये एक वॉलेटाइल फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि प्रोड्यूस होता है
नेशनल फॉर्मिनेशन, शुगर और अल्कोहल से, ये डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट अफेक्ट करता है। सबसे पहले जब हम ड्रिंक करते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाने के बाद ये ऐसा करता है कि हमारे स्टमक में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अल्कोहल एबिलिटी जो कि हमारे ब्लड में जाने का है वो डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा काली हो, ऐसा कुछ हो, तो एक बड़े मील के बाद हमारे स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से पॉलीआरिक स्पिंसर करके एक चीज़ सेपरेट करता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा काली एक बहुत बड़े मील के बाद सिर्फ एक क्वार्टर ऑफ अल्कोहल ही जा सकता है, मतलब 25% ऑफ अल्कोहल जो कि है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा अब्जॉर्ब होने के बाद जो कि बाकी अल्कोहल है वो बोवल में चले जाता है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जितना जल्दी अल्कोहल अब्जॉर्ब हो रहा है, हम कितने अल्कोहल पी रहे हैं, कितने कॉन्सेंट्रेशन में पी रहे हैं, कितना जल्दी अब्जॉर्ब हो रहा है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल कार्बोनेटेड है या नहीं। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हम एम्प्टी स्टमक पे पी रहे हैं या फुल स्टमक पे पी रहे हैं, क्योंकि फूड अल्कोहल के अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। 90 to 98% जो कि अल्कोहल का ब्रेक डाउन होता है वो हमारे लिवर में होता है, और 2 to 10% रिमूव हो जाता है यूरिन में से, और ब्रीथेड आउट हो जाता है लंग्स में से और स्वेट में से, ये रिमूव आउट हो जाता है। तो एवरेज पर्सन अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल पर आवर ले सकता है। तो अब उससे जल्दी अगर हम पिए तो उसको हमारी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएगा और ब्लड अल्कोहल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दो तरह में प्रोसेस हो सकता है अल्कोहल हमारे बॉडी में। एक ये है कि वो मेटाबोलाइज हो सकता है एक एंजाइम से जिसको हम कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें से इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। सब बदलने के बाद एक दूसरा एंजाइम रहता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस करके, वो हमारे अल्कोहल को इथेनॉल को पूरे से एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करता है। ऐसे कन्वर्ट होने के बाद एसीटेट फर्दर मेटाबोलाइज होता है हमारे बॉडी को CO2 में, वाटर में। छोटा अमाउंट ऑफ अल्कोहल में भी प्रोसेस्ड हो सकता है डिफरेंट साइकिल में, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, MEOS। अगर वो हमारा ADH जो कि है वो एसिटाल्डिहाइड का वो अगर हमारे डिमांड से कीप अप नहीं कर पाए, अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते रहे, तो ये मेटाबोलाइज इस सिस्टम में होता है। इसके बाद ऐसा होता है कि अल्कोहल हमारे से ज़्यादा अल्कोहल लेवल पीने से, रेगुलर ड्रिंकिंग होने से सेकेंड पाथवे जो कि है, जो हमारा माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम जो कि है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जेनेटिक वेरिएशन भी रिजल्ट कर सकता है एसिटाल्डिहाइड के अब्जॉर्प्शन में, ADH और ALDH के एंजाइम के हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन होने में। तो एंजाइम जो कि नीडेड है अल्कोहल के प्रोसेसिंग होने में वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो डिफरेंट लोगों में कम एफिशिएंट हो सकता है, मतलब बहुत कम अफेक्ट कर सकता है या बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। अबाउट 50% ऑफ ईस्ट एशियन लोग जो है उनमें जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब उनके ALDH एंजाइम जो है वो अच्छे तरह से काम नहीं करता है। ये लोग अल्कोहल को अच्छे तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं नॉर्मल वे में, तो इस वजह से उनमें एसिटाल्डिहाइड लेवल ज़्यादा रहता है। एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके वजह से एक अनप्लेजेंट रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जिसके वजह से हमें ALDH एंजाइम जो कि अच्छे तरह से फंक्शन नहीं करता है, जिसके वजह से हमें फ्लैशिंग ऑफ फेस हो सकता है, हॉट सेंसेशन हो सकता है, नौसिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट जो कि नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ होना, ऐसे चीज़ें हो सकते हैं। तो अल्कोहल हमारे ब्रेन में जाके एक प्राइमरी ब्रेक जिसको न्यूरोट्रांसमीटर गाबा कहते हैं, जो कि चीफ न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे मैमल्स के मेच्योरिटी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंसिपल रोल इसका ये है कि हमारे न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को नर्वस सिस्टम में रिड्यूस करना, और इसको ये टर्न ऑन करता है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड को, जो कि इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि कैल्शियम चैनल्स को ओपन होने में हेल्प करता है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हाइपोपोलराइज करता है इसको मेम्ब्रेन में,
जिसके बाद और ये जाके एक और रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट ऐसा करता है कि ये ग्लूटामेट ऐसा करता है कि एक एनियन है जो कि ग्लूटामिक एसिड है। इसका रोल ये है कि केमिकल नर्व सेल को ये भेजे दूसरे सेल्स को, ताकि एक वाइड मार्जिन ऑफ अबेंडेंट एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन ये इसको टर्न ऑफ कर देता है। तो वो एक्चुअली ऐसा है कि एक कार के तरह है, मतलब एक पैसेंजर को दूसरे पैसेंजर में भेजता है ताकि वो जाके पूरे अच्छे तरह से कंपनी में जॉब कर सके। लेकिन जब कंपनी में जॉब नहीं होगा तो क्या होगा, बॉस अकेला पड़ा रहेगा, क्या करेगा, सो जाएगा। तो जिसके वजह से हमारे न्यूरॉन्स भी ऐसे ही सिमिलरली कम्युनिकेशन बहुत कम होता है उसमें, क्योंकि उसका ग्लूटामेट का स्विच जो कि ये अल्कोहल ने टर्न ऑफ कर लिया है। अगर वो सो गया तो इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस होगा, मॉडरेट महसूस होगा, जिसके वजह से हम हायर डोसेस पे नींद में चले जा सकते हैं या इम्पीड होते हैं, मतलब डिले या प्रिवेंट करते हैं चीज़ों को, एक्टिविटीज़ जो कि हमारे सर्वाइवल टॉक्सिक डोसेस, बहुत ज़्यादा डोज लेने से हम चीज़ों को डिले करने लगते हैं। और ये थोड़ा सा डोपामीन को और एंडोर्फिन्स को भी रिलीज़ करता है, जो कि फील गुड हार्मोन है। हमारे लिवर के ब्रेक डाउन अल्कोहल से बहुत तेज़ होने से, अब्जॉर्प्शन ब्रेन के अब्जॉर्प्शन से तेज़ होने से ये ड्रंकनेस जो कि फेड आउट हो जाता है। और एक्सेसिव ड्रिंकिंग से हमारे लिवर को डैमेज हो सकता है। जिन लोगों को लो डोपामिन और एंडोर्फिन्स है उनको सेल्फ मेडिकेट करना पड़ सकता है। और थोड़े लोगों को कम पीने से उनको ज़्यादा चढ़ जाता है और थोड़े लोगों को ज़्यादा पीने से कम चढ़ता है। ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। तो एंडोर्फिन का जितना रिलीज़ हो रहा है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है, और जो कि वेरिएशन है गाबा ट्रांसमिशन के रिलीज़ का वो भी डिफरेंट रहता है। धीरे धीरे से हमारा ब्रेन जो कि है उसको सिर्फ हमारे अल्कोहल से ही हैप्पीनेस मिलने लगता है, उसमें से उसको एंडोर्फिन्स मिलने लगते हैं। तो वो नेचुरली जो कि वो प्रोड्यूस करना है वो बंद कर देता है, गाबा के फंक्शनिंग को, डोपामिन के फंक्शनिंग को एक कम कर देता है, जिसके वजह से हम ड्रिंकिंग के लिए ज़्यादा एडिक्ट हो सकते हैं। और ड्रिंकिंग करने से हमें एंग्जाइटी भी बढ़ सकता है और हमें सोने में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और हमारे लिवर को भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो दोस्तों अल्कोहल का लिमिटेशन है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें एम्प्टी कैलोरीज रहते हैं। 7 कैलोरीज पर ग्राम रहता है अल्कोहल में। फ़ैट का मतलब है 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज रहते हैं। 1 in 2 weeks एक सर्विंग अगर हम ले तो वो हार्मफुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एवरीडे उसको लेते रहे 3 to 4 times a week, हमारे बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा हमारे वर्कआउट से, और जो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस का प्रोसेस है वो पोस्टपोन होता रहेगा। तो अल्कोहल ऐसा भी करता है कि हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। तो डिहाइड्रेट होना मतलब बहुत कम वाटर रहता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब हम वर्कआउट करते हैं अगर हम बॉडी में वाटर नहीं है तो हम पुश नहीं कर पाएंगे। 70% हमारे बॉडी में वाटर रहता है, वो ही नहीं रहता तो हम पुश ही नहीं कर पाएंगे ना। तो जैसे ही हम अल्कोहल जैसे कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, जब हम अल्कोहल पीते हैं हमें सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और वुमेन में एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है। तो इसका इलाज ये है कि हम बहुत ज़्यादा, गुरुमान सर का रिकमेंडेशन ये है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पिए। 2 to 3 शॉट्स हम पिए, वीक में एक बार पिए, जिसमें हम एक शॉट में से एक शॉट को गैप लें। मे बी एक शॉट का मतलब 30 ml होगा। आई नेवर ड्रिंक सो आई डोंट नो। हाँ, उसको एक शॉट के लिए 1/2 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा बॉडी उसको जल्दी फ्लैश आउट कर देगा और हमारा मसल बिल्डिंग फैट लॉस भी होता रहेगा। अगर हम मॉडरेशन मतलब वीक में एक बार पिए तो वो भी 2 से 3 शॉट से ज़्यादा नहीं, और स्लो ड्रिंकिंग, एक ड्रिंक में से दूसरे ड्रिंक में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। तो दोस्तों ये वो न्यूट्रिशन प्लान है जो कि गुरमान सर ने दिया था ड्रग फ्री इंडिया के लिए, जो उन्होंने बनाया था। एक एंटी ड्रग डाइट प्लान है।
तो इसका ओवरव्यू में ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग ड्रग रिहैब ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं। वो ये न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर सकते हैं जो उनके ब्रेन फंक्शनिंग को, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा फाइबर खाएं ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो और आपका मूड स्विंग्स उतना ज़्यादा ना हो और आपको ईज़ियर टाइम रहे कोर्स में रहने के लिए। और अगर आप आपके एडिक्शन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो शुगर फार लेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग शुगर और कैफ़ीन को अवेक और अलर्ट रखने के लिए रखते हैं। ओवर टाइम हमारे बॉडी स्वीट टेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा और हेल्दियर फूड्स क्योंकि उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा वेट गेन करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर का एडिक्शन है तो ऑपिएट्स ड्रग अफेक्ट के बारे में, वो कैसा अफेक्ट करता है, गुरुमान सर ने बताया। और ऑपिएट्स ड्रग के लिए हाई फाइबर डाइट पे फोकस करना गैस्ट्रोइनियल प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा हो सकता है करके उन्होंने बोला है। और अल्कोहल के लिए जब हम ज़्यादा पीते हैं तो विटामिन B6, थायमिन और फ्लोइक एसिड का डिफिशियंसी रहता है और ये पूरे जाके हमारे लिवर और पैंक्रियास को डैमेज करता है और हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। इसको रिकवर करने के लिए वेल राउंड डाइट जो कि कंबाइंड है हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और स्टिम्युलेंट्स जब हम कोकेन और क्रैक और मेथ लेते हैं, ये ऐसा करता है कि हमारे एपिटाइट को कम कर देता है और हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं तो हमारा बॉडी में लिकर के वजह से डिहाइड्रेशन होता है और ज़्यादा देर तक हम देर से जागने लगते हैं और हेवी स्टिमुलेंट यूज़ के वजह से परमानेंट मेमोरी डैमेज हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए, इसके अफेक्ट को कम करने के लिए ओमेगा 3 जो कि फ़िश में से, एग्स में से मिलता है, उसको लेना ज़रूरी है। और मैरिजुआना उससे अनलाइक अदर ड्रग्स ये ऐसा करता है कि हमारे एपिटाइट को ये बढ़ाता है। इसके वजह से हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैट खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर खा सकते हैं। इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसको स्केल बैक करना पड़ेगा, क्लोरिक इंटेक को थोड़ा कम करना पड़ेगा और ऐसा फूड ही खाना पड़ेगा जो हमारी बॉडी को नरिश करे। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे में ये है, वाटर है क्योंकि हमारे बॉडी को हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल ऐसा करता है कि हमारे बॉडी में से पानी निकाल देता है, तो हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट पैकेट पियो जैसा कि गोटोरेड या कोकोनट वाटर, अगर आप वॉमिटिंग कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जूसर ला के अच्छे फ्रूट और वेजिटेबल्स के जूस पी सकते हैं हाइड्रेटेड रह के। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का 4 से 5 सर्विंग खाना पड़ेगा और ज़्यादा डरा ना रहे फ्रूट्स से, आप अच्छी तरह से खा सकते हैं 4 से 5 सर्विंग। बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स है, बहुत बड़े बड़े एप्पल्स नहीं खाने चाहिए, मैंगोस, पपाया, ग्रेप्स ट्राई करिए। और स्पिनच सैलेड कुकुम्बर के साथ सॉफ्ट वेजिटेबल्स और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्दी बॉडी के लिए। तो आप प्रोटीन मीट में से नहीं मिलता है, थोड़े योगर्ट में से, थोड़े बीन्स में से खा सकते हैं और मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं आप। और ड्रग्स क्रेविंग्स नहीं होते, तो अगर हम हंग्री रहे तो हम बहुत ज़्यादा समय से ड्रग्स का चले गए तो हम ये भूल जाएंगे कि हंगर कैसा फील करता है। जब हमारे बॉडी को रिकवर करने के चांस हम देते हैं फुल फोर्स में, तो हम उसको अच्छे तरह से मील टाइम्स में, मतलब 2 से 3 घंटे में खाना ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। ये हमारे बॉडी को ये टीच करता है कि हंगर को कंट्रोल में रखें। तो न्यूट्रिशन प्लान में आपको ये मिलता है कि एवरीडे आप डिटॉक्स टी पी सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन कार्डिमन और ग्रीन जिंजर है और बेसिल लीव्स है और हनी है। और मील 1 में मंडे में 3 एग्स है जिसमें 1 होल एग और 2 एग वाइट्स है, स्क्रैम्बल्ड एग है, ऑनियन, सॉल्ट, पेपर, ऑरेंज और कोरिएंडर है। और इसके एवरीडे आप डिफरेंट मील खा सकते हैं ताकि आप बोर ना हो। और मील 2 पे आप 1 कप मिल्क खा सकते हैं जो कि 10 बजे के टाइम पे आप खा सकते हैं। मील 1 आप 7 बजे को खा सकते हैं।
और जिसमें 2 स्पून प्रोटीन एक्स और 28 ग्राम कैश्यूज़ खा सकते हो। उसके संडे तक आपके ऑप्शंस हैं। मील 3 में आप एक बाउल ब्लैक लेंटल सूप खा सकते हैं और उसके साथ कुकड विद लेस ऑयल स्पाइसेस और हाफ प्लेट कैरेट्स है। मील 4 में आप 1 कप ड्राई रोस्टेड चिकपीस खा सकते हैं और 1 कप जिंजर टी जिसमें कोई ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं किया हो। मील 5 में आप 1 कप किडनी बीन्स बहुत ज़्यादा कम और ऑयल और मसाले के साथ कुक किया हो और 1 कप दही योगर्ट और 1 कप ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। इसके और 4 ऑप्शन है, 4 से 5 ऑप्शन है, मंडे से संडे तक है। एवरीडे आप डिफरेंट डिफरेंट मील खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को ड्रग रिहैब कर रहे हैं तो आप ये डाइट इस्तेमाल करें और दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट। और इसका लिंक मैंने PDF का मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो रीज़न जो लोग अक्सर देते हैं जब वो ड्रग्स लेते हैं या एडिक्ट हो जाते हैं अल्कोहल को, तो मेन रीज़न ये होता है कि उनको एंग्जाइटी महसूस होता है बहुत ज़्यादा। एंग्जाइटी का मतलब ये होता है कि एक फीलिंग है वरी का या नर्वसनेस का या अनईजीनेस का, किसी आउटकम के होगा या ये ना होगा, ऐसे फीलिंग में ये डरते डरते जो जीते हैं, ये रीज़न ये लोग जो कि वो देते हैं। और एक दूसरा ये है कि एक बाइपोलर डिसीज़ है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये है कि एक मेंटल कंडीशन है जो कि अल्टरनेटेड पीरियड्स ऑफ थोड़ी देर वो खुश रहते, थोड़ी देर वो दुखी रहते, थोड़ी देर वो हैप्पी रहते, थोड़ी देर वो सैड रहते, डिप्रेशन में रहते, लो सिवियर स्पिरिट्स में रहते, लॉस ऑफ होप में रहते। ये रीज़न दूसरा जो कि वो लोग देते। और या कोई अदर मेंटल इलनेस हो सकता है जो कि ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने से उनको अच्छा महसूस हो। वो मेंटल इलनेस से वो चले जाए ऐसा उनको लगता है। और तीसरा ये है कि लोग उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके दोस्त या उनका सर्कल जो कि उनके अराउंड है या जो मूवी स्टार्स को वो उनका आदर्श मान बैठ जाता है, जो रोल मॉडल्स है, जो एंटरटेनर्स है, वो भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। ये देख के वो उनके ड्रग्स लेने को जस्टिफाई करने का कोशिश वो लोग करते हैं, ताकि मेरे मूवी स्टार ड्रग ले रहा है, मेरा हीरो ड्रग ले रहा है, मतलब मेरा आदर्श जो कि जिसको मैंने माना है वो बंदा भी ड्रग ले रहा है तो मैं भी ड्रग लूँगा। तो वो ऐसे उनको जस्टिफाई करने लगते हैं और पीपल ऐसा सोचते हैं कि ड्रग्स उनको स्ट्रेस में से रिलीव करने में मदद करेगा। और ऐसा भी सोचते हैं कि ड्रग्स उनके पेनफुल मेमोरीज जो कि उनको पास्ट में हुआ है उनको वो कवर करने में हेल्प करेगा। और पाँचवा रीज़न ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ड्रग्स उनको फिट इन करने में, मतलब उनके सारे सर्कल में जो कि वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं तो लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे मैं ड्रग्स लूँगा तो मैं इन लोगों के साथ कैसे रहूँगा, मैं इन लोगों में जैसे मिल कैसे जाऊँगा मैं इन लोगों में अगर मैं ड्रग्स नहीं लूँगा तो और एक रीज़न ये है कि उनको एक बहुत बड़ा हाई डोपामिन का लेवल महसूस होता है जब वो रिलीज़ होता है ड्रग। ये 7 रीज़न लोग अक्सर देते हैं। और थोड़े से रीज़न्स मेरे फ्रेंड्स में, मुझे मेरे सर्कल में, नाम नहीं लूँगा, जिन लोगों को मैं देखता था वो भी ड्रग्स लेते थे। तो दोस्तों, मेरा हिसाब से आपको जो ये एंग्जाइटी का और ये बाइपोलर डिसऑर्डर का ऐसा जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, अगर आप आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए फूड जो कि है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फूड एग्जैक्ट सेम फूड भी अफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है जब आप कुछ अच्छा स्वीट खाए या कुछ अच्छा टेस्टी खाए तो वो भी डोपामिन रिलीज़ करता है। लेकिन आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए अच्छे होने के लिए आपको कौन से फूड खाने चाहिए, वो फ्लैक्सीड हो सकता है क्योंकि 60% आपके ब्रेन में फ़ैट है। ताकि आप पहले अच्छा फूड खाओ ताकि आप एक अच्छे डिसीजन ले सको। तो आप सबसे पहला मेरा एडवाइस है कि आप एक अच्छा फूड खाओ, आपका डाइट प्लान चेंज करो, आप एक अच्छा लाइक फ्लैक्सीड ऐड करो, आलमंड्स ऐड करो और सैल्मन ऐड करो, क्योंकि हमारे ब्रेन में 60% हेल्दी फैट रहता है जो कि अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपको आपके माइंडसेट को अच्छा करना पड़ेगा। आपको आपके माइंडसेट को ऐसा करना पड़ेगा कि आप जो लोग आपको बोल रहे हैं उसके बेस पे आप आपका लाइफ नहीं जीना चाहिए। आपका अंतर मन क्या कह रहा है, आपका अंतरात्मा क्या कह रहा है, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए।
जब भी आपके मन में कुछ दुख के, सुख के और चिंता के, क्रोध के विचार उठते हैं, इन सारे विचारों का तत्व मैं हूँ। और आपको उस हर परिस्थिति में सम रहना है, मतलब सुख दुख में सम रहना है, लाभ हानि में सम रहना है, और मान अपमान में सम रहना है, सारे परिस्थितियों में सम रहना है। भगवत गीता में मैंने ऑलरेडी बोला था ना, जो मेरे स्ट्रेस वाले वीडियो में था, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार फिर से देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से तरह से समझा है स्ट्रेस से आप कैसा टैकल कर सके। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जयाजहु सुखम विद्या दुखम सहयोगी परमावता। मतलब जो व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है, लाभ हानि में सम रहता है, सारे परिस्थिति में सम रह के वो उसके जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होता है। तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सम रह के सही निर्णय लेता है उसके लाइफ में, उसको मतलब सुख दुख में सम रह के, लाभ हानि में सम रह के, मान अपमान में सम रह के, सारे परिस्थितियों में सम रह के वो जब सही निर्णय लेते हैं, उस व्यक्ति को हम कहते हैं परम योगी कहते हैं। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोलते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे स्ट्रेस और एंड्योरेंस के वीडियो में डिस्कस किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके लाइफ में कितने डिफ़िकल्टीज फेस किए थे उसके बारे में मैंने बताया था। तो आपको हर परिस्थिति में सम रहना है, परम योगी बनना है आपको, और सम रहना है हर परिस्थिति में। और आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप आपका पर्पस ढूंढें लाइफ में। मतलब आप इस प्लान पे आए क्यों हैं? मतलब जैसा कि मेरा पर्पस ये है कि मैं लोगों को फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, और जो भी ज्ञान मुझे आज तक मिला है, जो मुझे लाइफ में डेवलप होने में हेल्प किया है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करूँ और उनके लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ला सकूँ। मैं इस वजह से मैं बॉर्न हूँ, ये मेरा पर्पस है। तो ये मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, लोगों को फिटनेस में, न्यूट्रिशन में और लाइफ में हेल्प करना, ये मेरा जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो ये मेरा पर्पस है। ऐसा ही हर एक व्यक्ति इस भूमि पे एक पर्पस से बॉर्न होता है। जब वो उस पर्पस को फुलफिल ना करे और वो ऐसा ही मर जाए, तो इस अर्थ पे वो आने लगता है, फिर से आता है, आप फिर से टाइम वेस्ट करेंगे, फिर से अर्थ पे आएंगे। लेकिन जब आप आपके लाइफ के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आप डायरेक्ट गॉड तक चले जाएंगे। आपको फिर से अर्थ पे बॉर्न होने का, यू विल नीड टू कम बैक टू अर्थ अगेन बेसिकली। सो ऐसा होगा। तो आप आपके पर्पस को फाइंड करें, ये मेरा आपका सेकेंड एडवाइस है। और तीसरा ये है कि आपको अगर अच्छा ही फील करना है इतना, तो प्रोटीन जब आप खाते हैं, मतलब जब आप चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, तब भी न्यूरोनेफ्रॉन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। और जब आप वर्कआउट करते हैं, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरे लोग आपको उतने आसानी से इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके ब्रेन को। जो और आप आपके गोल पे फोकस्ड रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे आप वर्कआउट करने से। और जब आपका एक बहुत अच्छा फिटनेस लेवल पे आप चले जाएंगे, बहुत अच्छा फिटनेस गोल को आप अचीव करेंगे, तो आप में अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। और जब आप वर्कआउट करते हैं तब भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और न्यूरोनेफ्रिन एंडोनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको गुड फील करने में हेल्प करते हैं। तो आप वर्कआउट करिए। और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए। ड्रग्स आप ना जाए, ड्रग्स आपके बॉडी को हार्म करेंगे, एक्सेस आपकी बॉडी को हेल्प करेगा, बिल्ड होने में हेल्प करेगा, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ऐसे चीज़ें आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे और वीडियोस थोड़े से वो भी आप चेकआउट करिए। स्ट्रेस के बारे में बताया था, एंड्योरेंस के बारे में बताया था, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेरे चैनल पे डिस्कस करता है। तो वो आप पूरा देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दोस्तों मैं एक और एक चीज़ आपको बताऊंगा, जो भी भगवत गीता में भगवत श्री कृष्ण चैप्टर 2:55 से 58 में वो कहते हैं अर्जुन से, जो जिस स्थिति में मैं रहता था जब मैं कॉलेज में था, या मोस्टली अब भी मैं रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। अगर आप ऐसे स्थिति में रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लाइफ में, और आप इजीली आपके गोल पे जो भी है, आपका लाइफ जो भी है, उस पर फोकस रह पाएंगे। तो वो ऐसा कहा था कि श्री भगवान वाक्य प्रगति यदा कमन सर्वन प्रता मनोगतान आत्मने इवात्मने तुत्साह सहित प्रज्ञस तदोक्यते। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इसका मतलब ये है कि
तो इसका मतलब ये है कि जिस इंसान की सारी कामना मतलब उसके जो भी सेल्फिश डिज़ायर्स है, जो भी है, सारी वासना और सारी इच्छा, मतलब जो भी क्रेविंग है उसका ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप में खुश रहता है। उसको हम कहते हैं स्थिति प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर है, जिसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, मतलब भटकती नहीं है ऐसा इधर उधर। और चाहे उसके सामने वासना की महफिल जम जाए, मतलब गुड फॉर्च्यून, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए, बहुत ज़्यादा लड़कियां मिल जाए, कुछ भी हो, उसका बुद्धि विचलित नहीं होता है कभी भी। हर परिस्थिति में वो सम रहता है, मतलब इतना ज़्यादा डिज़ायर्स भी नहीं है उसको, ऐसा है। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऐसा मनुष्य और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये सारे वासना से, महफिल से, ये सारे चीज़ों से। और उसके वो उतना ज़्यादा उतावला नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, ना ही वो दुख के समय परेशान होता है, बल्कि खुश के समय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अच्छे जब उसके साथ बुरा होने लगता है तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा तैसा क्यों हो गया, वैसा नहीं होता है। और खुशी के समय वो बहुत ज़्यादा हंसने, मतलब बहुत ज़्यादा खुश, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वैसा भी नहीं होता है। वो ऐसा सिर्फ ऐसा होने का वो नाटक करता है दुनिया के सामने। और ये सुख और दुख ऐसे मनुष्य को एक्चुअली छू नहीं पाते, मतलब इसके सारे डिज़ायर्स जो कि है, जो हैप्पीनेस और सैडनेस है, इसको वो टच नहीं कर पाते। और जैसा कछुआ कुछ होने पर चारों तरह से अपने आप को समेट लेता है, मतलब जो कि हमारा टॉर्टाइस है ना, अगर उसके अराउंड कुछ हो जाए, अगर वो डर जाए तो अपने आप को वो शेल में कैसे खींच लेता है, शेल में खींच लेता है ना, सिर्फ वैसे ही ऐसा मनुष्य ऐसा करता है कि उसको उससे उसी तरह जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा व्यक्ति काम और वासना से अपने इंद्रियों को समेट लेता है, मतलब उसके काम से, मतलब उसका पर्पस जो भी है लाइफ में, उससे वो अपने आप को काबू कर लेता है। मतलब उसका काम ही वो ऐसा करने लगता है कि एक कछुआ जैसा कुछ होने पे उसके शेल के अंदर चला जाता है। ऐसे वो बंदा जो कि है, जो फोकस्ड है लाइफ पे, जिसका बुद्धि स्थिर है, वो अपने आप को काम और वासना से समेट लेता है, अपने आप को काबू कर लेता है, ऐसा करता है। दोस्तों दोस्तों मैं आपको अब बताऊंगा कि मैंने इसको अपने लाइफ में यूटिलाइज़ कैसे किया था। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा, जब मेरा स्ट्रेस का टाइम था, थोड़ा सा मेरा अनहैप्पीनेस का टाइम था, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको शेयर करूँगा। तो जब मैं स्ट्रेस में था, मुझे सैडनेस था, ये मोस्टली मेरा स्कूल डेज थे, मेरे 6 से 10 के टाइम वो था, क्योंकि तब मेरा न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं था और मुझे फिटनेस में उतना ज़्यादा रिजल्ट्स भी नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता था और बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, मेरा रिकवरी अच्छा नहीं होता था। तो दोस्तों तो जब मुझे रिज़ल्ट नहीं आता था तो मेरा अक्सर ऐसा होता था कि रूटीन में घर आता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था बेसिकली, मैं घर आके बैठ जाता था। और जब मेरे घर में मॉम और डैड जॉब के लिए चले जाते थे, ऐसा कुछ हो जाता, तो मैं बुलिड था, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत बुलिड था अ, मैं डिफेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था, क्योंकि मुझे फिटनेस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। तो मुझे बहुत दुख और सुख में मुझे बहुत आसानी से छू पाते थे, और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता था। तो मैं घर आके रोने लगता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सुख और दुख मुझे बहुत ईजीली छू पाते थे। तो मुझे ऐसा होता था कि मेरे लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता था, मैं सिर्फ इसलिए जी रहा था क्योंकि मे बी मेरे मॉम और डैड पे कर रहे, आई नीड टू लिव, ऐसा करके मैं लिव करता था। और मैं छोटे छोटे चीज़ों पे रो बैठता था, बाथरूम में जाके रोता था, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ हो रहे थे। तो जैसा कि मुझे धीरे से पहले गुरु मंत्र के बारे में मालूम पड़ा, तो मैं उनका न्यूट्रिशन प्लान फॉलो किया। तो 1 से 2 मंथ में मुझे धीरे से डिफरेंस दिखने लगा। अब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने कैसे थ्रू आउट द ऑलमोस्ट 1.5 से 2 ईयर्स तक मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कम्पीट किया, वो तो आप सबको मालूम है। लेकिन जब से मुझे तब उस टाइम पे मुझे मोटिवेशन लोग ऐसा कर डालते हैं कि उस टाइम पे वो ड्रग्स और अल्कोहल में चले जाते हैं। 10th पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, 11th 12th के टाइम में मैं बोल रहा हूँ।
थोड़े लोगों को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स से, वो लोग ड्रग्स और अल्कोहल में चले गए थे। तो ड्रग्स और अल्कोहल में जाने से आपको बहुत हार्म हो सकता है दोस्तों। मैंने उसके बारे में ऑलरेडी अब तक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं ऐसे चीज़ें देखता था जिसके वजह से मेरे मोटिवेशन जो कि था वो बिल्डअप हो जाए, मतलब इससे इधर तक मेरा मोटिवेशन चला जाए। ये सेकंड एग्जांपल है। मोटिवेशन के लिए मैं उस टाइम पे लगभग से बहुत ज़्यादा एनिमे देखता था। मैं एनिमे में लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करता था, क्योंकि एनिमे में भी ऐसा ही था कि वो लोग बुलीड थे और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। जैसा कि नारुतो को ले लीजिए या रॉक ली को ले लीजिए, नारुतो में से ही नारुतो का ऐसा था कि सबसे पहले से वो जिंजुरी था, तो उसको एक दूसरे, ये हमारे लिए खतरा है ऐसा देखा जाता था। उसका कोई टेक केयर नहीं करता था उतना ज़्यादा, सिवाय हिरुका सेंसेई के। तो उसमें ऐसा होता था कि लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, मतलब पूरे लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, तुम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में तुम फेल हो जाओगे, ऐसे बोलते थे लोग। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ मोटिवेशनल देखता था। और मेरे अंदर एक डिज़ायर था, जो भी हो जाए मुझे करना है, करना है, करना है। आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू अचीव माई लाइफ, आई नीड टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ। तो ऐसे नारुतो करते 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 करके विलेज में स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन गया था। और रॉक लीग भी ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ताइजुत्सु मतलब निंजुत्सु नहीं है, गेंजुत्सु ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम कुछ नहीं अचीव कर सकते। तो लेकिन उसने सिर्फ उसके फिजिकल कैपेबिलिटीज़, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ से उसने अचीव किया था। तो वो स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया था। और एक एग्जांपल आपको दूंगा, डेकू का दूंगा। मैं डेकू माई हीरो एकेडमी देखता था। माई हीरो एकेडमी में भी ऐसा होता है, डेकू के पास कोई स्पेशल क्विरिक नहीं होता है। फिर भी ऐसा होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है अपने आप को, ट्रेन करके वो नंबर 1 हीरो बनने का पूरे उसके रूप में पूरा प्रयत्न करता है। और आस्था का एग्जांपल दूंगा। आस्था के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं होते हैं, फिर भी वो उसके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को इतना स्ट्रांग बना जाता है, उसके बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाता है कि उसको मोटिवेशन मिलता है उसमें से। मतलब मैं फिजिकल स्ट्रेंथ से मैजिक से लड़ पाऊँ, फिर भी उसके पास एंटी मैजिक आता है, वो डिफरेंट केस है। तो मुझे ऐसे सारे चीज़ें देख के मोटिवेशन मिलता था। और गुरुमान सर भी कहते थे कि मैं भी बचपन में बुलिड था, फिर भी मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे भी 50% आए थे, फिर भी मैंने हार्ड वर्क किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट बेंच में बैठने वालों को सक्सेसफुल हो सकता है, लास्ट बेंच में बैठ के भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मुझे ऐसे चीज़ें देखता था मैं। और एक इंटरव्यू में टेडी डे में भुवन शर्मा सर ने कहा था कि फाइंड योर पर्पस, make it your passion, eventually it will because find your passion, make it your purpose, eventually it will become your profession. My passion was fitness and helping people and sharing my knowledge. So I'm trying to make this, I want to make this my purpose, so eventually it will become my profession. तो ऐसे चीज़ों को मेरे चैनल में मैं आपको बोलता रहता हूँ। और थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार कहा था कि बल्ब बनाने में मैंने ऑलमोस्ट थॉमस अल्वा एडिसन भी बल्ब बनाने में 1003 टाइम्स फेल हो जाता है, 1004 टाइम पे वो बल्ब इन्वेंट करते हैं। तो आप एक फेलियर को आप गिव अप जैसा नहीं समझना नहीं चाहिए। आप जब फेल होते हैं, आप किसी चीज़ पे गिर जाते हैं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जब आप फेल होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, आप उसमें से सीखते हैं, सीखने के बाद वो गलती आप फिर से रिपीट नहीं करते, आपको ऐसा रहना चाहिए। और एक और चीज़ है दोस्तों, जो भगवद गीता में बताया गया था, आप जब कर्म करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसके फल के बारे में ना सोच के कर्म करना चाहिए। तो जो भी आप करो, जॉब में करो, रिलेशनशिप में करो, या आपके लाइफ में करो, उसके रिजल्ट के बारे में उतना ज़्यादा ना सोचो और आपका पूरा एफर्ट्स उसके पीछे लगा दो। कर्म के फल के बारे में ना सोचते हो, आप आपके काम करना चाहिए, आपको ऐसा रहना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लोग असहज जीवन जीते हैं और संयमी जीवन जीते, मतलब जो लोग रॉन्ग लाइफस्टाइल में जीते हैं, मे बी अब उनको वो उतना बुरा नहीं लगे, मे बी उनको अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब समय का धंधा चलता है तो सबको सीधा होना पड़ता है। या तो उनको लाइफ में एक उतना बड़ा स्पीड ब्रेकर, मतलब या उतना बड़ा धक्का लग जाता है ताकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ रोग चढ़ जाता है उनको, और जीवन कुछ ऐसा बड़ा झटका दे देता है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में सिर्फ जो लोग रॉन्ग लाइफस्टाइल जीते हैं वो लोग ही जाते हैं, अच्छे लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन अच्छे लोगों का ये होता है कि वो डिप्रेशन में से जल्दी बाहर निकल पाते,
संयमी लोग जो लोग अच्छे लाइफस्टाइल जीते हैं वो लोग डिप्रेशन में से जल्दी बाहर निकाल पाते। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनको हर परिस्थिति में सम रहने की जो कला है, उनको मन पे नियंत्रण रखना है, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल रख के वॉक करना है उनके पाथ पे, वो उन लोगों को आता है। इस वजह से वो डिप्रेशन में से भी जल्दी बाहर निकल पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो असहमय लोग ये डिप्रेशन में जाना, असहमय जीवन जीना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो गए या लाइफ को ड्रग्स से अल्कोहल से बर्बाद करना, सुसाइड करना, सब ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है, लेकिन पूरे अंदर से ये सब कोकली है, मतलब बिल्कुल रॉन्ग है। ये सारी बातें जीवन में सफलता नहीं दिलाती है। जीवन में जो सफलता दिलाती है वो है संयम, सदाचार, सादगी, जीवन के प्रति गंभीरता। ये सारी बातें जीवन में हमें सफलता दिलाती है। आप जीवन में बड़े से बड़े आदमी को देख लीजिए जो सफल हुआ है, वो ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही नज़र आएंगे जिन्होंने कड़ी से कड़ी परिश्रम किया है, मेहनत किया है, या थोड़ा बहुत उन लोगों के ज़िंदगी में संयम किया है। भले ही वो थोड़े गलत किए हो, वो बात अलग है, लेकिन आखिर में सफलता होने के लिए उनको जीवन में संयम, एकाग्रता, कड़ा परिश्रम, इनको फॉलो करना पड़ा है। ये जीवन का सच्चाई है दोस्तों। हमें ये सारी चीज़ों को अपना के हमारे लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए।